नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार जब हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना होता है ना, तो कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है हमारी लाइफ में। और कई बार हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना होता है ना, तो हमें कुछ चीज़ों को हमारी लाइफ से रिमूव भी करनी होती है, राइट। और ऐसा कोई भी फील्ड में होता है। हमारे जॉब में ऐसा होता है, हमारे बिजनेस में ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, स्पोर्ट की लाइफ में भी ऐसा होता है, राइट। हर एक की लाइफ में ऐसा होता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जो मेरी पर्सनल स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की जर्नी है, उसमें मुझे भी ऐसा करना पड़ा कि कुछ चीज़ें मुझे रिमूव करनी पड़ी, या तो कुछ चीज़ें मुझे स्टॉप कर देनी पड़ी एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए, चीज़ों पे फोकस करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, स्टार्ट करते हैं। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने कुछ नोट्स मेरे लैपटॉप में राइट कर लिए। अगर मैं इस तरह से देखूं तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि कई बार डिस्कशन करते करते इतना मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि जो बोलना है वो कई बार स्किप हो जाता है, राइट। सो बेटर है कि कुछ नोट्स लिख लूँ। पॉइंट नंबर 1, आई स्टॉप ट्रैकिंग द ग्लोबल न्यूज़। मतलब अभी का एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी जो ईरान इजराइल में जो इश्यूज चल रहे हैं, अभी जो यूक्रेन साइड इश्यूज चल रहे हैं, और लेटेस्ट जो ईरान वाला हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट्स देखोगे या तो न्यूज़ चैनल देखोगे, और इवन काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, बढ़ा चढ़ा के एकदम नेगेटिव वीडियो बनाएंगे और टाइटल्स क्या देंगे, ईरान इजराइल वॉर का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। भाई, मैं इतने साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ ना, स्टॉक मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब कितने साल का गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बदल गई, पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो गया, कोरोना आ गया, उससे पहले 2008 का जो रिसेशन आया था, मंदी आया था, सब कुछ आ गया, यूक्रेन का वॉर ले लो, सब कुछ बड़े बड़े शॉक्स मैंने स्टॉक मार्केट में देख लिए। इन चीज़ों का ज़्यादातर कोई शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंस नहीं होता। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता ही है। दूसरा, एज ए ट्रेडर भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, आप जरा रुको, मैं जो बोल रहा हूँ ना शांति से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो इस तरह से ऐसे ही नहीं बनाया। होता क्या है कि कुछ कुछ यूट्यूब चैनल से ना डराती है, कोरोना ये हो गया, आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया, इंडिया मार्केट का ये रिपोर्ट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई, स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग करना है। मुझे ट्रेडिंग करने के लिए मैं ग्लोबल मार्केट की इतनी चिंता क्या करूं। ग्लोबल मार्केट बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स का है, जो मेरी औकात से बहुत बाहर है ये सब चीज़ें समझना और ट्रेड करना और समझना। मैं क्यों इतनी चिंता करूं। हाँ, सरफेस पे एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे पता होता है कि भाई दुनिया में क्या होता है, फिर वो मैं पर्सनली नहीं लेता मेरे दिमाग में। और इतना एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है कि यूक्रेन में युद्ध हो गया, अब आपकी ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब न्यूज़ चैनल देखना मैंने काफ़ी सालों से बंद कर दिया। क्योंकि क्या होता है पता है, हमारे मन में एक बायस आ जाता है। बायस आ जाता है ना, फिर हमारी ट्रेडिंग में डिसीजंस में गलती होने लगती है। ये सब इतने हाई लेवल पे ग्लोबल न्यूज़ ट्रैक करना बंद करो। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी ट्रैक मत करो यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, उसका मार्केट क्या कर रहा है, उसका मार्केट क्यों कर रहा है। हमें प्रॉफिट कितना कमाना है यार। हमारा प्रॉफिट कंपेयर टू हम चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं वो इतनी बड़ी है कि इसका कंपैरिजन ही यूजलेस है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आप एग्री करो, शायद आप एग्री ना करो। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप ट्रैकिंग द न्यूज़ चैनल्स एंड द वेबसाइट्स। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कई बार जो छोटे मोटे हमारे मार्केट्स में इवेंट्स होते रहते हैं, वो डोमेस्टिक इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें आरबीआई ले लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिजिट्स बोल लो, काफ़ी सारी ऐसी सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है कि भाई रिलायंस के सीईओ ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, इन्फोसिस के सीईओ ने अभी फ्यूचर के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया, 20,000 लोगों को इन 2 कंपनी ने निकाल दिया। ऐसे काफ़ी सारे होते रहते हैं। मैं ये बोलता हूँ यार, इतना बड़ा कंट्री है, इवेंट होगा, कोई दिन पे किसी कोई बड़ा सीईओ ऐसा बोल देगा, कोई दिन मैन्युफैक्चरर्स के नंबर आ जाएंगे, कोई दिवस इन्फ्लेशन के नंबर आ जाएंगे। एक इतना बड़ा देश है, इतनी सारी कंपनी है, तो अब सोचो कि कितनी इवेंट होंगे। कोई बोलेगा हम 5,000 लोगों को रिक्रूट कर ले, कोई बोलेगा हम 10,000 लोगों को फायर कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से ज़्यादातर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर अ ट्रेडर। और एक्चुअली एज ए इन्वेस्टर को भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी बेट ऑन अ कंपनी, और कंपनी इज सपोज टू गो थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस इज अ पार्ट। कोई भी बिजनेस इतना स्मूथ नहीं जाएगा, हायरिंग फायरिंग होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा, रॉ मटेरियल के प्राइस अप डाउन होंगे, ठीक है। सरफेस लेवल पे चीज़ें जान लो,
मैं ज़्यादातर ये न्यूज़ चैनल वाली वेबसाइट्स या तो पर्टिकुलर चीज़ें भी ज़्यादा ट्रैक इसलिए नहीं करता बिकॉज एज ए ट्रेडर ऑल आई एम कंसर्न इज अबाउट द प्राइस एक्शन। मुझे मेरे चार्ट से मतलब है, मुझे आप इतना मत एडिक्शन डालो कि भाई हर रोज सुबह ये देखना है, हर रोज सुबह ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका मीनिंग क्या भाई? इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे चार्ट से मतलब है, बाकी मुझे थोड़ा आराम करने दो, मुझे फोकस करने दो सही डिसीजन लेने में, राइट। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप हैविंग टू मच बायस इन योर रिसर्च। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं ऑप्शन बायर हूँ या तो मैं ऑप्शन हेजिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरा फोकस है निफ्टी या बैंक निफ्टी पे। तो हम लोग होमवर्क करते हैं, राइट। मार्केट खत्म हुआ, हम 4 आवर्स का चार्ट लेंगे, 30 मिनट का, 1 आवर का, मैं भी लेता हूँ, मैं भी एनालिसिस करता हूँ कल के लिए रेडी रहने के लिए। मैं प्राइस एक्शन मुझे बहुत पसंद है तो मैं कैंडल्स देखता रहता हूँ, पैटर्न्स देखता रहता हूँ, ये सब सही है। कई बार हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना, तो क्या होता है बताए, हमारे अंदर एक बायस आ जाता है। जैसे कि मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी 2-3 दिन से यार गैप डाउन खुल रहा है, डाउन खुल रहा है, कोई भी इशारे से नहीं लग रहा है कि यार ये तो अप जाएगा। मैंने अपने मन को बना लिया मार्केट वीक है, कॉल साइड की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दूसरे दिन मार्केट खुला और मार्केट को लिटरली अब जाना था। अब क्या होगा बताए, मेरा होमवर्क चिल्ला चिल्ला के मैं इतना रिसर्च कर बैठा हूँ ना कि साइकोलॉजिकली उस मोमेंट को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप सोचना एक बार शांति से बैठ के, ये काफ़ी सारे ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है मेरे साथ, पर मैं इस चीज़ को अभी भी फाइट कर रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या निकले। मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करने के लिए बैठा होता है। जितने भी लोग आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करोगे, कई बार ऐसा होगा कि पूरा सब लोग बोलेंगे बेरिश 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 बेरिश। अचानक मार्केट बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा, फिर क्या करोगे? सो मैं क्या करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ पर एक लेवल तक। फिर दूसरे दिन मैं 30-40% अपने दिमाग में स्पेस रखता हूँ कि मार्केट क्या मुझे कहेगा, किस तरह से ओपन हो रहा है, किस तरह से कैंडल ब्रेक हो रही है। मैं उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट भी एनालाइज करने की ट्राई करता हूँ, समझने कि भले पूरा दुनिया ये कह रही है, मार्केट किसी का सुनने वाला नहीं है, तो इतना रिसर्च मत करो कि आप बायस मन से उसको सोचने लगो, ठीक है। अब जाते पॉइंट नंबर 4 कि आई स्टॉप्ड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना छोड़ दिया। अब आपको लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, आप तो लोगों को मिसलाइड कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट तो होना चाहिए, ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस रिस्क मैनेजमेंट पे है, बट वहाँ पे मैं थोड़ी एक 10-20% की फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ रूल्स ब्रेक करने की। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा ट्रेडर नहीं बनना कि मैं बहुत बुकिश बन जाऊँ, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से मैं ट्रेड करूँ। पॉइंट इतना रिटर्न, इस वीक में इतना रिटर्न मिला, इस महीने में इतना रिटर्न मिला, एग्जैक्ट ये रिस्क मैनेजमेंट, एग्जैक्ट ऐसा एग्जैक्ट वैसा, ठीक है। सालों के एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एंट्री समझ के लेनी है, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हेजिंग कर रहा हूँ तो मुझे सही हेजिंग होना चाहिए। मुझे कॉमन रिस्क मैनेजमेंट के रूल पता है कि भाई मुझे बड़े खड्डों में नहीं पड़ना है, मुझे स्टूपिड चीज़ें नहीं करनी है, बट इस बीच में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल मतलब कि चलो कई बार स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख लो क्योंकि ट्रेड ऐसा मिल रहा है। अगर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आप वो ट्रेड को नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिर आप बहुत लॉजिक की बात करने जाओगे ना तो वो स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस पैटर्न में मुझे भरोसा है, अगर मेरा प्राइस एक्शन का जजमेंट सही है तो मैं कुछ रूल्स ब्रेक कर देता हूँ, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट में अपने हिसाब से, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। कई बार लेट्स से कि हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक में ऐसी पैटर्न होती है, जैसे कि कोई ट्रेडर्स को आप मिलोगे कि जो कुछ साल से एक अच्छा ट्रेडर है जिसके प्राइस एक्शन पे पकड़ है, तो कुछ हमारे पास ऐसे पैटर्न होती है कि इस पैटर्न पे बहुत ट्रस्ट होता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग तो किया होता है पर लाइव मार्केट में भी काफ़ी सारे ट्रेड लिए होते हैं। अब उस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है कि पैसा बनाने के लिए हम ज़्यादा रिस्क ले लें। तो ज़्यादा रिस्क लेना मतलब क्या, कि अभी ये पैटर्न आई तो मैं नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डाल दूंगा बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन दिस पैटर्न। तो उस क्वांटिटी के चक्कर में अगर कुछ रूल्स ब्रेकअप हो रहे आपको तो होने दो, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर जजमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस रेट दिया, स्टॉप लॉस है, सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट यू आर टेकिंग मोर रिस्क इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी। तो
कई बार ऐसे रूल्स हमें लगा लेने पड़ते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि कई बार लेट्स से कि कोई ऐसी पैटर्न है या तो कोई ऐसा प्राइस एक्सचेंज जजमेंट है, लाइव मार्केट चल रहा है, मार्केट में 12 बजे है और कुछ हमें दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से यू टर्न मिलने वाला है, कुछ ऐसी पैटर्न नज़र आ रही है, बट हाँ ऑफकोर्स उसमें रिस्क है। तो उस टाइम पे आप अपनी जो कैपिटल डाल रहे हो वो कैपिटल डालो कि इससे पहले आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कहीं पे किया है, वो जो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसका 30% ऐसे रिस्क में डाल दो कि चलो इसमें से कुछ नहीं भी मिला तो एक लॉस भी हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई जगह पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था उसका 20-30% अमाउंट ये रिजर्व कर दो ऐसे रिस्क की ट्रेड लेने में। सो यहाँ पे अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंड ट्रेड कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ कैलकुलेटिव तरीके से हो रहा है, जहाँ पे बहुत रिस्क ले रहे हैं वो हमने प्रॉफिट में से ले रहे हैं, अपने कैपिटल में से नहीं रहे। सो आई ट्राई टू बिकम फ्लेक्सिबल 10-20% इन माई रूल्स, और मुझे अभी तक उसमें से एडवांटेज मिला है। तो बहुत बुकीज और कैलकुलेटिव करोगे ना तो मार्केट उस तरह से आपको रिटर्न नहीं देगी, आप बड़ी बड़ी मूवमेंट मिस करोगे। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप ट्रस्टिंग द स्ट्रैटेजी सक्सेस रेट। अब इसका मतलब क्या है? 90% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी, 80% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी। मैंने अभी एक रिसेंटली एक बैक टेस्टिंग वाला भी वीडियो बनाया था, वीडियो का टाइटल था कि बैक टेस्टिंग एक ट्रैप है, वो देख लेना कि बैक टेस्टिंग एक ट्रैप क्यों है। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लेट्स से कि कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई बोलता है कि यार ये 40% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब क्या होगा कि 60% ट्रेड गलत पड़ेंगे। तो मैं उस स्ट्रैटेजी को जानता हूँ, पहचानता हूँ कि चलो यार बैंक निफ्टी में कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिली है पर उसका सक्सेस रेट 40% आ रहा है, तो मैं फिर उसमें देखता हूँ कि भाई उसमें स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, और वो स्टॉप लॉस हिट होता है वो कितने पॉइंट का होता है वर्सेस मेरी कैपिटल के हिसाब से मैं उसमें कितने लॉट ट्रेड करता हूँ। तो अगर 60% में स्टॉप लॉस मुझे हिट होता है तो उसका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वो एक्यूरेट तो होगा नहीं, बट उसके सामने जब मुझे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के नंबर्स कितने हैं, क्या वो 1:1 है, क्या वो 1:2 है, क्या वो 1:3 है, क्या वो 1:4 है, क्या वो 1:5 है। तो कई बार 40% वाली भी स्ट्रेटेजी ट्राई करनी चाहिए। वो कैसे ट्राई कर सकते हैं? एक तो ये पता चल गया कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू प्रॉफिट, तो आपका नेट टू नेट कैलकुलेशन होगा उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मूवमेंट देगा वो बहुत बड़ी मूवमेंट दे देगा, जब नहीं देगा तो स्टॉप लॉस छोटा देके आपको छोड़ देगा। तो उसके लिए आपको 60% लॉस में ट्रेड में लॉस आ रहा है। दूसरी एक चीज़ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पैटर्न सही है, ये ट्रेड करने में मज़ा आ रहा है, लॉजिक सही है, बट 40% ही रेट है, तो क्या मैं उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए मैं कौन सा रिस्क मैनेजमेंट लगाऊं? या तो मैं वो ट्रेड्स जब मुझे मिलेंगे तब मैं क्या इंश्योर करूं कि मैं खराब ट्रेड में ना जाऊं, या तो क्या मैं कोई क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके मेरी जो इनिशियल एंट्री है वो मैं ओटीएम की साइड ले जाऊं, जब तक मुझे कि फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं मिलता मैं कम क्वांटिटी डालूं, जैसे कि सिर्फ 2 या 3 लॉट, जैसे ही वे एक पड़ाव पार हो जाएगा, हाँ अब मैं सेफ जोन में आ गया सेकंड ब्रेकआउट में, चलो अब पूरी क्वांटिटी डाल दो। तो बाय एनी केस अगर 60% टाइम वो मुझे गलत ठहराता है तो गलत में मैं सिर्फ 20% क्वांटिटी ही डालूंगा मेरे ट्रेड की हर बार, और मैं ओटीएम स्ट्राइक ही चूज़ करूंगा ताकि मेरा पैसा कम जाए। ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैंने मेरे काफ़ी सारे ट्रेडर को बोला हुआ है, कई बार गैप अप के बाद गैप डाउन के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव मिल जाता है, आप देखना। अब कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते, डर लगता है, और उस डर की वजह से मूवमेंट भी मिस हो जाती है। तो उस में मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरी जो क्वांटिटी है उसका 30% इनिशियल डालो और ओटीएम स्ट्राइक में चले जाओ। बाय एनी चांस मार्केट यू टर्न लेता है, ब्रेकआउट नहीं देता है, तो मैं जो रूटीन ट्रेड करता हूँ उसके 30% क्वांटिटी में ही मुझे लॉस बुक करना है, बट बाय एनी चांस ब्रेकआउट अच्छा हो गया तो मैं सीधा बाकी की जो 70% 50% क्वांटिटी में डाल दूंगा, बिकॉज नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि जो मेरा एक रिस्क जोन वाला था वो पड़ाव चला गया। अब तो मार्केट मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। सो आप जो खराब स्ट्रेटेजी है उसको आप डील करने के तरीके भी ढूंढ सकते हो ताकि उसमें से आप बड़ी बड़ी मूवमेंट मिस ना करो। तो है ना, मैंने अभी ध्यान देना छोड़ दिया कि यार 80% सक्सेस स्ट्रैटेजी रेट ये वो उनका मैं ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं थोड़ा उसको क्रिएटिवली डील करने में मायने रखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और उसके सॉल्यूशन मुझे क्या मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम आ गए हैं कि भाई आई स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस अबाउट हाउ मच आई मेड।
देखो, एज ए ट्रेडर बहुत नेचुरल है कि हम पैसों के पीछे भागे, क्योंकि ये गेम पूरी पैसों की ही है। तो मैं कोई यहाँ पे एक थियोरिटिकली ऐसा कोई लेक्चर तो नहीं दूंगा कि भाई पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ से मुझे हेल्प मिली है कि मैं पहले बहुत टेंशन लेता था कि भाई इतना कैपिटल डाल रहा हूँ, मुझे कितना मिल रहा है, आज इस ट्रेड में इतना मिल जाएगा, कल इस ट्रेड में इतना मिला था मुझे। बहुत कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलते रहते थे। एक टाइम पे घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कैलकुलेट करना पड़ता था। मार्केट को ये सब चीज़ों से नहीं परवाह है कि आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या इनकम जनरेट करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। मार्केट से कोई पड़ी नहीं है। जितना हम ज़्यादा आउटकम का सोचते हैं या तो कितना पैसा बनाया है सोचते हैं ना कहीं वो मेंटली ट्रेड में मुझे स्ट्रेस डाल देता है। मैं जनरली ये करता हूँ कि भाई ट्रेड लो यार, एक अच्छा ट्रेड लो, बाकी सब बातें भूल जाओ। आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप थोड़ी प्रोसेस को एंजॉय करो। वरना एक्चुअली मेरी लाइफ कैसी हो जाती थी पता है कि यार पैसा तो कमाया, पर कितना लोड ले रहा हूँ मैं। वीकेंड में मैं ज़्यादा सोचा था, फिर क्या होता है पता है कि चलो कुछ मूवीज़ जाके देखे, बाहर जाए, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हो गया। तो मुझे मेरी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन हुआ कि यार पैसा तो कमा रहे हैं, पर मैं लोड कितना ले रहा हूँ, पैसों का लोड कितना है मेरे सर पे। इससे अच्छा अल्टीमेटली अगर मैं अच्छा ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं क्वालिटेटिव ट्रेड लेता हूँ, तो उसका आउटकम कोई ना कोई तरीके से अच्छा आ ही जाएगा मेरे को। नेट टू नेट मुझे आउटकम, फिर मैंने कितना बनाया आज, कितना बनाया कल, मुझे उतना माइन्यूटली परसेंटेज में ट्रैक नहीं करना, और मुझे इतना सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में नहीं भरना है कि आज मुझे इतना कमाना है, इतना तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा ऐसा ज़्यादा नहीं। मुझे पता है मेरे पास कैपिटल कितनी है, मुझे पता है मैं पर ट्रेड कितना रिस्क लेता हूँ, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं क्वालिटेटिव एंट्री लूँ। इस ट्रेड को अगर मैं 2 साल बाद भी एनालाइज करूँ तो मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर मैं मेरे जैसे कोई पीयर ट्रेडर से रिव्यू करवाऊँ तो वो भी बोलेगा कि नहीं नहीं आपका ट्रेड वैसे सही था, ज़्यादा उसमें मिस्टेक ना निकाले। बस ये सेटिस्फेक्शन मेरे को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत टेंशन लेके, बहुत लेट लेके, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करते हैं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ में मैं ड्रेन होता था पहले कि यार 1 महीना चला गया, फिर मुझे कहीं पे वैकेशन पे जाना है, थोड़ा स्ट्रेस कैसे अनलोड करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। पैसों का मामला होता है तो ऐसा होता है, राइट। तो ये 6 चीज़ें मैंने स्टॉप की ना कहीं मेरी जर्नी बहुत स्मूथ बनी। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप अभी एक्सपीरियंस हो, नॉन एक्सपीरियंस हो, धीरे धीरे शायद ये मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप रिलेट करना स्टार्ट करोगे। बहुत क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आई स्टॉप ट्रैकिंग ग्लोबल न्यूज़। पॉइंट नंबर 2 आई स्टॉप ट्रैकिंग लोकल वेबसाइट और न्यूज़ चैनल। स्टॉप नंबर 3 आई स्टॉप हैविंग टू मच बायस इन रिसर्च। स्टॉप नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 स्टॉप फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। पॉइंट नंबर 5 स्टॉप ट्रस्टिंग द स्ट्रैटेजी सक्सेस रेट। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 स्टॉप टेकिंग टू मच स्ट्रेस अबाउट हाउ मच आई मेड और हाउ मच आई एम गोइंग टू मेड इन दिस ट्रेड। मुझे ऐसा लगता है कि ईयर टू ईयर काफ़ी सारे इंसाइट्स, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर को मिलते हैं, और ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये सब नॉन टेक्निकल चीज़ें, बट नॉन टेक्निकल चीज़ों का बहुत ही एक अपना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों को शायद बोरिंग लगते हैं कुछ टॉपिक, बट हर बार ये ज़रूरी नहीं कि हम इंडिकेटर के बारे में सीखे, स्ट्रैटेजी के बारे में सीखे। ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में और हमें एक अच्छा ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ व्हाट्सअप में कनेक्ट होना, मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना। काफ़ी सारे अच्छी प्राइस एक्शन की अपडेट में देता हूँ और आपको इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स भी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।